हाँ, ये अपनी कक्षा जो 9 की पुस्तक है। देखो कक्षा 9 की पुस्तक भी एक तो वर्तमान में चल रही है, एक पहले वाली है, तो ये पहले वाली है। जहां से ज्यादा प्रश्न आ रहे हो पहले वाली बुकें हैं। अब वो वाली तो छोटी छोटी बुकें हैं, सुबह पढ़ने लगो शाम तक खत्म हो जाती है, इतनी है वो वाली। और ये पहले वाली है जिनसे प्रश्न खूब आते हैं। तो 9th क्लास की पुस्तक है जिसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे इसमें। और इसमें अधिकांशतः दे क्या रखा है, तो पूरा स्वतंत्रता जो आंदोलन है वही इसके अंतर्गत जो है दे रखा है। ठीक है। तो अब स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे पहले जो शुरुआत हो रही है वो किसकी हो रही है, तो आपके 1857 की जो क्रांति है ना उसकी। इस 9th क्लास की किताब में आप ऐसी चीजें पढ़ोगे जो आपने कहीं नहीं पढ़ी। और आजकल जो कोटेशन वाले प्रश्न आ रहे हैं, जो 2 लाइन खतन वाले, आज आपने देखा होगा सुबह मैंने एक स्टेटस लगाया था अखबार की कटिंग का। उसमें यही था कि वर्तमान परीक्षा का पैटर्न बदला है और बदले हुए पैटर्न के अनुसार युवा नहीं चल पा रहे, इसलिए बाद में सिर पकड़ के पछता रहे हैं। तो कम से कम अपन तो नहीं पछताए, अपने प्रश्न ज्यादा से ज्यादा पढ़ने चाहिए। और जैसे आप लोग पढ़ते हो और कोई प्रश्न अपनी किताब में नहीं है, दो तरीके हैं, या तो आप उनको क्या कर लो, ऐड कर लो। दूसरा कि ये मार्केट में बुक मिल जाए 9th की, तो ये बुक ले आओ, सबसे अच्छी बात तो बुक मिल जाए तो उसमें आप टिक कर लो। या फिर नोट्स हाथ से बना लो, या इतना टाइम नहीं है तो फिर पीडीएफ निकलवा लो। तो इतना शानदार मैटर है इसमें, बहुत अनोखा। मतलब इसमें जो खतन वाले प्रश्न आते हैं ना, खतन कारण वाले, वो ऐसी किताबें पढ़ने से ही क्लियर होंगे। भाई आपको मैंने छठी करवा दी, 7वीं करवा दी, 8वीं करवा दी, वो तो एकदम मोस्ट मोटे मोटे करवाए, जो उन किताबों में मोटी मोटी बातें, आओ बच्चों हम जानकारी प्राप्त करें, तो वो ज्यादा टाइम खराब नहीं करके। लेकिन इसमें ऐसी बात नहीं आएगी, इसमें बात आएगी वो सारी बातें शानदार है। तो देखो इसमें क्या है, इसमें दिया है मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात देश में अराजकता से राजस्थान भी अछूता नहीं हुआ। जो मुगल थे, वो 1857 की क्रांति थी, उसी समय मुगलों का पतन हो गया है। उसके पश्चात अराजकता फैलने लगी, और ये अराजकता केवल भारत में नहीं राजस्थान में फैली। औरंगजेब की मृत्यु से उत्पन्न शक्ति रिक्ता एक बारंगी तो मराठों ने भर दी। कल मैंने 10th क्लास वाली जो बुक करवाई थी उसमें भी आपने देखा होगा, वहां भी ये लाइन लिखी हुई थी कि औरंगजेब की शक्ति का पतन हुआ, उसके पश्चात मराठों की शक्ति उदय हुई। मराठाओं की शक्ति और जाटों की शक्ति, दोनों शक्तियों का उदय ध्यान रखना औरंगजेब के शासनकाल के दौरान ही स्टार्ट हो गया था। तो एक बारंगी तो उनने भर दिया। फिर है मराठा ने दक्षिण में प्रभुत्व स्थापित करने के पश्चात मालवा गुजरात में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। अतः अब उनके लिए राजस्थान में प्रवेश करना सहज हो गया, भाई पड़ोस में आ गए अपने। भाई आप ये जानते हो, ये अपना राजस्थान है, इसी के पास यहाँ एक गुजरात है अपना, और ये इधर मालवा है। तो यहां तक ये लोग पहुंच गए, कौन, मराठा। तो अब यहां से पहुंचना, राजस्थान में पहुंचना क्या हो गया बोल के, इनका आसान काम हो गया। ठीक है। मई 1711 में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्रित किया। अब जब, अब पता, आप भले ही कंपटीशन की 20वीं किताब पढ़ लो, ये लाइन नहीं आएगी। ये आप 20 कंपटीशन की पढ़ लो, चाहे मेरी वाली बुक पढ़ो चाहे किसी और की, वहां ये बात आपको नहीं मिलेगी। देखो यहीं से प्रश्न बन गया कि प्रथम बार मराठों ने एक तो किसके निकट, मेवाड़ी क्षेत्र से या मेवाड़ क्षेत्र से धन एकत्रित किया। तो एक प्रश्न तो आपका यहां बनता है मंदसौर। ठीक है। दूसरा प्रश्न कब बनता है, तो दूसरा प्रश्न बन गया मई 1711।
अब तुम फाप का आगे रह जाना, ये कंपटीशन वाली बुकों में नहीं मिलेगा। जो मूल किताब है ना, इन्हीं तो मूल किताब कह रहे हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न यहां से देखो, अनोखा प्रश्न है ये। इस घटना से चिंतित उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह, उस समय शासक कौन थे? संग्राम सिंह ने पहले जयपुर के शासक जय सिंह, बाद में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से मराठा समस्या के बारे में विचार विमर्श किया। पता है प्रश्न क्या बनता है कि सबसे पहले राजस्थान के किस राजा ने मराठा समस्या को लेकर चिंतित हुए या विचार विमर्श किया? तो आप कह सकते हो मेवाड़ या उदयपुर के राजा संग्राम सिंह ने। ठीक है, किनसे विचार विमर्श किया है? जयपुर के राजा सवाई जय सिंह। क्योंकि आप ये ऑथेंटिक चीजें आजकल पढ़ करके दिमाग थोड़ा थोड़ा विकसित हो रहा होगा, ये 1700 से लेकर 1743 तक थे। और ये घटना जो है आप देखो 1711 इसके मध्य में आ रहा है, तो सीधी सी बात है उस समय जयपुर के राजा कौन थे? सवाई जय सिंह थे। तो उनसे बात की, और मुगल बादशाह थे मोहम्मद शाह, जिसको हम रंगीला बादशाह कहते हैं, वो शासक थे। तो उनसे जो समस्याएं थी वो बताई कि यारो इनका इलाज कैसे करें, ये आते हैं लूट मार करते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, उसके पश्चात देखो 1724 के बाद राजस्थान में मराठों के आक्रमण में तेजी आई। वो खतरनाक वाले प्रश्न आएंगे ना, ऐसे आएंगे कि राजस्थान में सबसे पहले मराठाओं का जो आक्रमण या उन्होंने धन एकत्रित किया वो मेवाड़ क्षेत्र से किया, 1711 में किया, या मराठाओं के आक्रमण में तेजी कब के बाद में आई है? तो 1724 के बाद में तेजी आ गई। इसी बीच अप्रैल 1734 में बूंदी के पदच्युत शासक बुद्धि सिंह ने मराठों से सहायता प्राप्त कर दलेल सिंह को गद्दी पर बिठाया। देखो ये प्रश्न कल मैंने जब 10वीं क्लास वाली बुक पढ़ाई थी उसमें ये बातें थी, 10th क्लास वाली में भी यही बातें थी। तो यहां देखो क्या कह रहा है अगला, समझिए इस बात को। कह रहा है कि 1724 में तो मराठा आक्रमण में तेजी आ गई, फिर है इस बीच अप्रैल 1734 को बूंदी के शासक थे बुद्धि सिंह, उन्होंने हटा हुआ था बुद्धि सिंह, उसने सवाई जय सिंह ने अधिकार कर लिया था उस समय, तो हटा हुआ था। तो बुद्धि सिंह ने मराठा से सहायता प्राप्त की और दलेल सिंह को क्या किया? गद्दी से हटा दिया, बिठाया नहीं, हटा दिया इसे। राजस्थान के किसी शासक द्वारा आंतरिक संघर्ष में मराठों को आमंत्रित करने का ये प्रथम अवसर था। तो देखो यहां एक अच्छा प्रश्न ये बनता है कि राजस्थान में सबसे पहले कौन सा शासक था जिसने राजस्थान में मराठों को आमंत्रित किया? शासक में तो आप क्या कह सकते हो? बुद्धि सिंह। कौन है यहाँ? बुद्धि सिंह कर रहा है यहाँ। कौन को बुला रहा है? आओ भाई मेरा साथ दो। बाद में मराठों का हस्तक्षेप बढ़ता गया। बाद में क्या हुआ? बाद में अपनी दादागिरी शुरू कर दी इन लोगों ने। चलिए, फिर उसके पश्चात है 1735 में मालवा पर अधिकार करने के बाद मराठों को राजस्थान में आक्रमण करने के लिए एक आसान मार्ग मिल गया। मतलब 1735 में जाकर के मराठों ने कहां अधिकार कर लिया? तो मालवा पर अधिकार कर लिया। इससे हुआ क्या? राजस्थान में आक्रमण करना और आसान हो गया। राजस्थान में मराठे कोटा, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में घुसपैठ कर वहां से धन पाने के बाद कुछ समय तक संतुष्ट है। वहां से आक्रमण किया, धन लिया और कुछ समय तक संतुष्ट रहे। लेकिन शीघ्र वे राजाओं को ही नहीं वरन सेठ साहूकारों को भी लूटने लगे। पहले राजाओं को लूटते थे, अब उन्होंने कहा नहीं नहीं, राजा ही क्या, सेठों के पास भी खूब धन है, इनको भी हम लूटेंगे। उनको भी लूटने लगे। फिर उन्होंने राजस्थान के नरेशों के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया। उनके आंतरिक मामले थे राजाओं के, उनमें भी ये मराठा क्या करने लगे? हस्तक्षेप करने लगे। बूंदी, जोधपुर, जयपुर रियासतों में उनका प्रवेश इसी बहाने से हुआ था। चलिए आगे क्या है? नादिर शाह के आक्रमण के समय भी मराठों ने हिंदू धर्म के नाम पर राजस्थान के राजाओं को संगठित करने का प्रयास किया। नादिर शाह का आक्रमण हुआ तो राजस्थान के राजाओं को संगठित
करने का प्रयास किया हो, मैं हमारा साथ दो बोला। लेकिन मुगल दरबार में दलबंदी के कारण राजपूत शासक भी परस्पर लड़ने लगे। ये तो खुद ही दलबंदी, अलग अलग गुट बन जाते हैं ना, कई बार देखा होगा आप लोगों ने, तो गुट बन के आपस में लड़ रहे थे। इस प्रकार केंद्र में उत्पन्न शून्यता के पूर्ति के लिए मराठा राजस्थान में आने लगे। साहू ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान से चौथ और सरदेश मुखी प्राप्त करने का आदेश दिया। तो ये अब यहां ध्यान में रखना कि मराठा सरदार साहू ने यह आदेश किसको दिया कि राजस्थान से भी चौथ कर लो और सरदेश मुखी कर लो। तो ये दिया था अपने पेशवा बाजीराव को। पेशवा का मतलब होता है प्रधानमंत्री से, ठीक है। तो बाजीराव को आदेश दिया। 1732 में सवाई जयसिंह जो मालवा का सूबेदार था, आपको याद है सवाई जयसिंह में पढ़ा है, पढ़ने सवाई जयसिंह पढ़ा है कछवा शासकों में। तो कहाँ का सूबेदार? मालवा का, जो मराठों ने घेर लिया। जयसिंह ने पराजय स्वीकार कर 28 परगने देने पड़े। ये आपको मैंने वहां लिखवाया है। तो शानदार प्रश्न है ये। कितने परगने देने पड़े थे? 28 परगने सवाई जयसिंह को। क्यों? मरता क्या नहीं करता भाई, आप भी जानते हो। सवाई जयसिंह को चारों तरफ से घेर लिया, अब लग रहा था बचना संभव नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, भाई भाई साहब लो 28 परगने ले लो। कहाँ का सूबेदार था उस समय? मालवा का। फिर 1761 से 1791 के मध्य राजस्थान में राजपूत शासकों की कमजोर स्थिति के कारण विभिन्न राज्यों पर मराठों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। मतलब इस समय राजस्थान के जो राजपूत शासक थे उनकी स्थिति थोड़ी सी कमजोर थी, इसलिए अधिकार किनका हो गया? मराठों का। चलो अपना एक पेज होने को है, तो जस्ट एक बार में उन प्रश्नों की वापस बात करना चाहूंगा जो आपको थोड़े ध्यान में रखने हैं। देखो, पहली बार यहां याद करना आपको, मई 1711 में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर, कहा? मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र में धन एकत्रित किया था, उस मई 1711 में। फिर इनके विरुद्ध आवाज उठाने वाले, पहला प्रयास करने वाले व्यक्ति यहां पर कौन बनते हैं? संग्राम सिंह, जो कि मेवाड़ के शासक है। वैसे आप चाहो तो इनको संग्राम सिंह सेकंड कहते हो, संग्राम सिंह प्रथम तो राणा सांगाओ कहते हैं, ठीक है। इन्होंने जयपुर के शासक सवाई जय सिंह और उस समय मुगल बादशाह थे मोहम्मद शाह, इन दोनों से वार्तालाप की, ठीक है। इनके आक्रमण में तेजी कब आई? 1724 के बाद में मराठों ने ज्यादा आक्रमण किए राजस्थान में। फिर 1734 में बूंदी के शासक बुद्धि सिंह है, उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया कि मराठा राजस्थान में प्रवेश कर सके। चलो, फिर आपको जो याद करने वाला है एग्जाम की दृष्टि से है, तो इसके आगे चलिए आप, ज्यादा कोई वो नहीं है इसमें। ये है, एक तो क्या किया कि साहू जी ने, साहू जी जो है उसने क्या किया, साहू जी ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान से चौथ और सरदेशमुखी प्राप्त करने का आदेश दिया था, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। फिर ये 1732 में कहां का सूबेदार बना? मालवा का। तब किन्होंने घेरा? मराठों ने। जब घेरा तो पराजय स्वीकार कर ली और 28 परगने देने पड़े, ये आपको याद करना है, ठीक है। यहां तक ये बातें अच्छे प्रश्न थे जो एग्जाम में आने वाले, वो याद करने थे। अब देखो, राजस्थान में बढ़ते मराठा हस्तक्षेप ने जयसिंह तथा अन्य राजपूत राजाओं की आंखें खोल दी। मराठों से मुक्ति पाने के लिए धन का सहारा लिया गया, धन एकत्रित किया गया, भाई इनसे कैसे बचे। जब धन लेने के बाद भी मराठाओं ने मालवा खाली नहीं किया तो पुनः संगठित प्रयास किए जाने लगे। मतलब धन भी ले लिया और फिर भी दे नहीं रहे मालवा। अब धन के बजाय शक्ति प्रयोग से मराठों को राजस्थान से निकालने का निश्चय हुआ। अब यहां प्रश्न अच्छा बनता है, अतः जुलाई, वैसे 17 जुलाई है, यहाँ 16 जुलाई को
पहले एकत्रित हुए, 17 को निर्णय लिया था, तो वो बातें यहां होती है। जुलाई 1734 में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर के शासक मेवाड़ में हुरडा, हुरडा वैसे ध्यान रखना भीलवाड़ा में स्थान है, कहाँ है ये, भीलवाड़ा में स्थान पर एकत्रित हुए और 17 जुलाई 1734 को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए, एक संधि पत्र पर, जिसके अनुसार राजस्थान के सभी शासक ने विपत्ति के समय सहयोग देने का वादा किया। वर्षा ऋतु के बाद मराठाओं पर कार्रवाई करने के लिए किस स्थान पर एकत्रित, सेम लाइनें कल मैंने 10th क्लास में पढ़ाई है, ये लाइनें वहां भी ये लाइनें आई ऐसी की ऐसे, ये वही रामपुरा स्थान आया यहाँ। किसी राजा के शत्रु को अपने राज्य में आश्रय या शरण न देने की भी शपथ ली गई, कि अपन जितने लोग आए हैं ना, अपन अपन में से किसी का दुश्मन है तो एक दूसरा उसका सहयोग नहीं करेगा, दुश्मन का साथ नहीं देगा। और हम बरसात का काल जैसे खत्म होगा उसके बाद हम सभी रामपुरा में आएंगे और मराठों को भगाने के लिए आंदोलन करेंगे या जो भी रणनीति है वो बनाएंगे। परंतु सम्मेलन में वांछित परिणाम नहीं निकले, क्योंकि रियासती शासकों में आपसी द्वेष था, आपस में द्वेष था, प्रतिभा संपन्न और क्रियाशील नेतृत्व का अभाव था, कोई विशेष नेतृत्व नहीं था। यहाँ रियासतों की स्वार्थी नीतियां और कार्य संभवतः सम्मेलन की असफलता के लिए उत्तरदायी थे। 1735 में मुगल सम्राट और राजपूत शासकों की सेनाओं ने मराठों को खदेड़ने का पुनः असफल प्रयास तो किया, लेकिन सफल नहीं हो सके वो लोग। पेशवा अक्टूबर 1735 में उत्तर भारत की यात्रा पर निकले। उसने महाराजा जगत सिंह का आतिथ्य स्वीकार किया और उपहार तथा चोट का समझौता हुआ, फिर वे जयपुर आ गए। जयसिंह ने मराठों और मुगल सम्राटों में समझौता करवाना चाहा, पर वह असफल रहा। पेशवा की राजस्थान यात्रा का परिणाम ये निकला कि मुगलों के साथ साथ राजपूत मराठों के क्या हो गए, करदाता हो गए। 1738 में मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध किए ही दोहरा सहाय की अपमानजनक संधि करनी पड़ी थी। कौन सी है, दुरा सराय की। ठीक है, एक आपसे पूछ लिया जाए कि दुरा सराय की संधि है वो कब होती है, तो 1738। अब कितनी भी किताब पढ़ लो ये संधि नहीं मिली कहीं भी। कौन सी संधि है, दुरा सराय की संधि। ठीक है, तो मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध किए ही क्या करना पड़ा, दुरुस्ताई की संधि करना पड़ा, जिसके अनुसार मराठों को मालवा की सूबेदारी और 50 लाख रुपया, मैं कोटेशन टाइप पढ़ा हो ना खतनाला, जब अपन सतुनी को लगे अब बात हुई पीछे को हुई, वो ऐसे ही प्रश्न होते हैं फिर कि वहां लिखा आ जाएगा कि दुरासाय की संधि हुई, इसके क्या परिणाम हुए, तो उसमें आ जाएगा कि मराठों को मालवा की सूबेदारी प्राप्त हुई और 50 लाख रुपए प्राप्त हुए, तो हुए भाई। तो 1742 में मराठों ने मारवाड़ में प्रविष्ट होकर सोजत, रायपुर, जेतारण परगने में चोट वसूली करना आरंभ किया। 1787 में राजपूतों ने संगठित होकर तुंगा नामक स्थान पर मराठों को परास्त किया। आप को जब मेरे कछुआ पढ़ाए थे ना, तो याद करो तुंगा का युद्ध पढ़ा था आपने, वही है। तो तुंगा नामक स्थान पर मराठों को परास्त किया। 1791 में मराठा शक्ति क्षीण, अब मराठा शक्ति क्या होने लगी है, क्षीण होने लगी है। इस समय दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर जमा लिए थे और कहां घुसने का प्रयास है, मतलब क्रांति सीधी ऐसे क्रांति नहीं होगी अपने, क्रांति किस प्रकार से हुई है, कैसे इनका धीरे धीरे प्रवेश हुआ है, वो यहां बताया गया है कि मुगलों का एंड हुआ, फिर मराठा आगे बढ़ते हैं। अब मराठा आगे बढ़ के अब पीछे जाने लगे हैं मराठा, अब कौन आएंगे, अब अंग्रेज आएंगे।
फिर अंग्रेजों ने क्या क्या किया, कोई संधियां वगैरह हैं वो आएगी, फिर अपन लड़ेंगे उनसे। भाई डायरेक्ट थोड़ी लड़ेंगे भाई, पहले दुश्मन दुश्मन थोड़ी होएगा, टाइम तो लगेगा इसमें जाने में अपन को। देखो अब आगे क्या है इसमें। राजस्थान के राज्य में उत्तराधिकार के संघर्ष और सामंती प्रतिस्पर्धा के कारण उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर हो गई। 1791 में अंबाजी अंगले ने मेवाड़ के महाराणा को सहयोग दिया। फलस्वरूप डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्र पर मेवाड़ के महाराणा का अधिकार हो गया। 1791 में क्या हुआ, अंबाजी एंगले मेवाड़ के महाराणा का सहयोग करते हैं, और उसके बाद में जो पड़ोसी है जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, वांगड़ क्षेत्र हो गया आपका, वो किसके अधीन हो गया, मेवाड़ के अधीन। परंतु रियासती घरानों में आपसी विमनस्य के कारण अंबाजी एंगले पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सका। 1795 में मेवाड़ पर चुंडावतों का अधिकार हो गया, अतः उनका अन्य शासकीय समूह के साथ संघर्ष शुरू हो गया। 1802 में अमीर खां पिंडारी ने नाथद्वारा पर अधिकार किया। यह बहुत अच्छा प्रश्न है। नाथद्वारा पर अमीर खां पिंडारी का अधिकार कब होता है, 1802। ठीक है, तो यहां तक सबसे अच्छा प्रश्न बन रहा है ना अभी। तो नाथद्वारा पर अमीर खां पिंडारी का अधिकार होता है, यह अच्छा प्रश्न याद करना है। बेम सिंह रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य को नियंत्रित नहीं कर पाए। 1803 में मेवाड़ के शासक ने जयपुर नरेश के माध्यम से अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया, पर वे क्या हो गए, असफल। 1793 से लेकर 1813 ईस्वी के मध्य जोधपुर की अव्यवस्था का मुख्य कारण सामंती प्रतिस्पर्धा, संकीर्णता एवं उत्तराधिकार का संघर्ष था। दोनों ही पक्षों ने भाड़ेत सैनिक को ऊंची धनराशि देकर अपनी ओर, भाड़ेत का मतलब बड़ा सैनिक है, ऊंची राशि दी अपनी ओर मिला लिया। परिणाम यह हुआ कि आर्थिक संकट से घिर गए। ठीक है, कुछ लाइन ऐसी होती है जो अपन पढ़ने से केवल दिमाग अपना थोड़ा सा क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है इस मामले में। राजस्थान के शासक ने मराठों के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाने के लिए मराठों के शत्रु अंग्रेजों से मित्रता करने का प्रयास शुरू किया। सर्वप्रथम जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने 1776 में अपने एक प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेजा और अंग्रेजों से मित्रता की या मैत्री की इच्छा प्रकट की। तो यह अच्छा प्रश्न बन जाता है कि सर्वप्रथम जयपुर के किस राजा ने अंग्रेजों के पास एक मित्रता के लिए प्रस्ताव भेजा, तो किसने, पृथ्वी सिंह ने। कब भेजा, तो 1776 में। जोधपुर राज्य ने भी ऐसा ही किया, पर उनकी पार नहीं पड़ी। जयपुर वाले तो क्या किया, अच्छे तलवे चाटने वाले थे, तो उनकी पार पड़ गई। 1803 में अपनी नीति में परिवर्तन कर अंग्रेजों ने भी राजपूत राज्यों से संधि करने के इच्छुक हो गए। उनको लगा यार दोस्ती कर लेनी चाहिए। तो यहां अच्छा प्रश्न जो आपको याद करना है वो ये याद करना है कि जयपुर में का पहला राजा जिसने क्या किया हो, अंग्रेजों से मित्रता का प्रस्ताव भेजा अंग्रेजों के पास, तो पृथ्वी सिंह था। कब भेजा, तो 1776 में। ठीक है, फिर देखो नवंबर 1803 में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित लासवाड़ी के रण क्षेत्र में सिंधिया को निर्णायक रूप से परास्त किया था। किसने परास्त किया, लॉर्ड लेक ने। कब, 1803 में। कौन सा रण क्षेत्र था, लासवाड़ी, उसमें पराजित किया। मराठों की इस पराजय ने राजपूत शासकों के लिए मराठों की अधीनता से मुक्ति पाने का एक स्वर्ण अवसर मिला उनको। और वाह यार, मौका है बोला। 1803 की संधि की शर्तों में तय किया गया
कि दोनों एक दूसरे के प्रति मित्रतापूर्ण क्या रखेंगे, व्यवहार रखेंगे। कंपनी इन राज्यों से खिराज नहीं लेगी। क्या नहीं लेगी, कौन सा कर, खिराज, याद रखना। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इन राज्यों की सुरक्षा का दायित्व एक कंपनी पर होगा। कंपनी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर है, अन्य राज्यों से विवाद कंपनी की सहायता से सुलझाएंगे। दूसरे राज्य के साथ कोई लड़ाई हो जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सहयोग से खत्म कर देंगे। भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर आदि ने क्या किए, हस्ताक्षर। फिर देखो 1811 में स्टेटन के स्थान पर चार्ल्स मैटकॉप दिल्ली का रेजिडेंट बना। उसने गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को सुझाव दिया कि मराठों, अमीर खां और पिंडारियों की विध्वंसकारी कार्रवाइयों को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का एक संघ बने। अच्छा प्रश्न है कि किसने लॉर्ड मिंटो को सुझाव दिया कि राजपूत राज्यों का एक संघ बने, तो किसने, चार्ल्स मेटकोप ने। ये याद रखने वाला क्वेश्चन है, 1811 की बात है। तात्कालिक गवर्नर लॉर्ड हेडिंग्स सभी विरोधियों का दमन लॉर्ड हेडिंगसन सभी विरोधियों का दमन करके भारत में कंपनी की सुरक्षा स्थापित करना चाहते थे, किंतु ये तभी संभव था जब होलकर और सिंधिया को उनके राज्यों में सीमित कर दिया जाए और पिंडारियों की शक्ति का भी दमन कर दिया जाए, तो ही संभव होता है ऐसा। इसके लिए राजपूत राज्यों को संरक्षण में लेना अंग्रेजों के लिए अनिवार्य हो गया, क्योंकि ये ही राज्य सिंधिया, होलकर, पिंडारियों के प्रभाव क्षेत्र में थे। अतः 5 नवंबर 1817 को होलकर ने नई संधि करके राजस्थान के राज्यों के साथ संधि का अधिकार प्राप्त कर लिया। इधर चार्ल्स मेटकोप का निमंत्रण मिलते ही करौली, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, जैसलमेर आदि ने क्या कर ली, संधि। ये मोस्ट है अगला, जो शायद 50 बार एग्जाम में आया होगा। सबसे अंत में संधि किसने की थी, तो सिरोही ने 1823 में संधि की है। इस प्रकार 1817 से 1823 तक अधिकांश राजपूत राजाओं ने क्या कर ली, संधि कर ली। ठीक है, इसमें देखो कल पढ़ोगे ना आप, ऐसे प्रश्न आएंगे ना जब टिकल पढ़ेंगे, यहां से ऊपर वाले याद करेंगे पहले कि 19वीं शताब्दी के आरंभ में कितनी रियासतें थी। 20, अपन रट्टा मार के चल रहे हैं, कितनी रियासतें हैं, 19। साली आ गई वहां 20, 19 तो ऑप्शन नहीं आया। फिर बेटे बेटे करो इंगनी मिंगनी धर्मसदोष है। देखो ये तो कल पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले अपने ये एक सारणी रह गई, ये याद करेंगे। ये क्या है, क्रांति के समय रियासत और उनके शासक कौन थे। तो देखो कोटा का है राम सिंह, कोटा का शासक कौन, राम सिंह। बूंदी का शासक भी कौन, राम सिंह। जयपुर का शासक भी कौन, राम सिंह। ठीक है, तीनों में राम सिंह। ये तीनों अलग अलग है, तीनों अलग अलग है। तो कोटा का कौन, राम सिंह। जयपुर का राम सिंह, राम सिंह द्वितीय है। और बूंदी का भी राम सिंह। चलो 3 में तो हो गया। जोधपुर का है तखत सिंह, जोधपुर का है तखत सिंह। भरतपुर का है जसवंत सिंह। उदयपुर का था स्वरूप सिंह। सिरोही का शिव सिंह, सिरोही का शिव सिंह। और तो आप पढ़ते हो, लेकिन सिरोही का नहीं पढ़ते क्रांति में। और उठा के आ जाए कि 1857 की क्रांति के समय सिरोही का शासक कौन था, फिर मामला गड़बड़ाएगा। इसलिए गड़बड़ाई नहीं, इसलिए पढ़ो 9th क्लास की किताब, शिव सिंह।
धौलपुर, ये बाकी तो यहाँ तक सारे पढ़ाता हूँ मैं, अपने वाली बुक में भी है, ये भी है अगला भी। धौलपुर का भगवंत सिंह, बीकानेर का सरदार सिंह, करौली का मदन पाल, टोंक का नवाब वजीर उदौला। ये भी याद करना, देखो ये भी नहीं पढ़ते अपन। तो टोंक का कौन है? नवाब वजीर उदौला, नवाब वजीर उदौला। फिर अलवर का भी नहीं पढ़ते, विनय सिंह, अलवर का कौन? विनय सिंह। जैसलमेर का भी नहीं पढ़ते, रणजीत सिंह, जैसलमेर का रणजीत सिंह। झालावाड़ का पढ़ते अपन, पृथ्वी सिंह। तो नहीं पढ़ने वाले बता दूं मैं, देखो कौन कौन से नहीं पढ़ते अपन। सिरोही का शिव सिंह नहीं पढ़ते, टोंक का वजीरुद्दौला नहीं पढ़ते, अलवर का विनय सिंह नहीं पढ़ते, और जैसलमेर का रणजीत नहीं पढ़ते। और ऐसे प्रश्न आ जाए तो वहां फिर अपना मामला गड़बड़ा जाता है, क्योंकि अगले ने पेपर तो इस किताब से बना दिया, अपन ने पढ़ ली दूसरी किताब। तो कोटा का है राम सिंह, जोधपुर का है तखत सिंह, भरतपुर का है जसवंत सिंह, उदयपुर का है स्वरूप सिंह, जयपुर का है राम सिंह द्वितीय, सिरोही का है शिव सिंह, धौलपुर का है भगवंत सिंह, बीकानेर का है सरदार सिंह, करौली का है मदन पाल, टोंक का है नवाब वजीर उदौला, बूंदी का है राम सिंह, अलवर का है वीरेश सिंह, जैसलमेर का है रणजीत सिंह, और झालावाड़ का है पृथ्वी सिंह। फिर आ जाओ, दो एक और बचे हुए हैं। प्रतापगढ़ का भी नहीं पढ़ते अपन। दलपत सिंह, प्रतापगढ़ का कौन? दलपत सिंह। बांसवाड़ा का लक्ष्मण सिंह, बांसवाड़ा का लक्ष्मण सिंह, और डूंगरपुर का उदय सिंह। ये कुछ भी नहीं पढ़ते, ये तीनों के तीनों नहीं पढ़ते अपन क्रांति के समय, और यहाँ है वो। तो प्रतापगढ़ का दलपत सिंह, बांसवाड़ा का लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर का उदय सिंह, डूंगरपुर का उदय सिंह। तो क्रांति में यहां तक की बातें पड़ी है, बाकी की चर्चा अपन कल करेंगे। तो या तो ये बुक ले आना, मार्केट मिल जाए तो, नहीं मिले तो नोट्स बनाना, वो भी नहीं मिले तो फिर पीडीएफ पढ़ना या निकलवाना, जो भी।